बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल के ऊपर। भारत अब नया अमेरिका बनने की ओर बढ़ रहा है और एक समय पर अमेरिका जिस तरह 40 से 50 देशों को लीड करता था, सेम वैसा ही कुछ भारत ने भी किया है। आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर से लेकर फॉरेन मिनिस्टर, यूनाइटेड नेशंस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब पिछले कुछ समय से ग्लोबल साउथ को डिफेंड करने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने इन्हीं ग्लोबल साउथ के देशों को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है, जो दर्शाता है कि 21st सेंचुरी में अगर कोई देश सभी देशों को साथ लेकर चल सकता है तो वो अमेरिका या फिर चाइना नहीं बल्कि भारत ही होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए जो भी काम किया है, अब उसका रिजल्ट सामने दिखना शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ग्लोबल साउथ एक्चुअल में होता क्या है और इसमें कौन कौन से देश आते हैं। दुनिया के सभी देशों को कैटेगराइज करने के लिए, अलग अलग ग्रुपिंग करने के लिए कई सारी टर्म्स हम देख चुके हैं। डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज या ईस्टर्न कंट्रीज। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फिर प्रो अमेरिका या फिर प्रो रशिया के नाम पर भी दुनिया के देशों को कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन ये सभी क्लासिफिकेशन काफी पुरानी हो गई हैं। कई देश इसमें आगे निकल गए हैं और कई देश अभी भी पीछे हैं। ऐसे में दुनिया के देशों को कैटेगराइज करने के लिए भारत एक नई टर्म को प्रमोट करने का काम कर रहा है, जो कि है ग्लोबल साउथ, और ये देश मिलकर ग्लोबल नॉर्थ को टक्कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लोबल साउथ में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर साउथ अमेरिका के सभी देश, अफ्रीका के सारे देश और एशिया के देशों को ग्लोबल साउथ में कैटेगराइज किया जाता है। जबकि ग्लोबल नॉर्थ में अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन के देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इवन रशिया भी आता है। ग्लोबल साउथ के देशों को देखा जाए तो ये देश ऐसे हैं जिन्होंने ग्लोबल नॉर्थ और खासकर यूरोपियन कंट्रीज के हाथों कॉलोनाइजेशन को फेस किया है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देशों को ग्लोबल मंचों के ऊपर इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं दी जाती थी, इनको सुना ही नहीं जाता था। साउथ अमेरिका और अफ्रीका की तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी। दुनिया में कोई फ्रेमवर्क तैयार किया जाता था, इन सब देशों को उसमें कंसीडर नहीं किया जाता था। ऐसे में इन सभी देशों को एक ट्रू लीडर और एक ऐसे देश की जरूरत थी जो न सिर्फ अपनी बात करे बल्कि ग्लोबल मंचों के ऊपर जाकर इनकी भी वकालत करे, और वो देश बन गया है भारत। भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों को लीड करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट कराने का फैसला किया है, जिसमें ग्लोबल साउथ के 10, 20 या फिर 50 नहीं बल्कि 120 छोटे बड़े और आइलैंड नेशंस को इनवाइट किया गया है, यानी इसमें 120 देश हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद ही होस्ट करने वाले हैं और ये समिट वर्चुअली यानी ऑनलाइन मोड से 12 और 13 जनवरी को होगा। ग्लोबल साउथ को लेकर ये पहला समिट हो रहा है और अब तक 20 से ज्यादा देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने इसको अटेंड करने की कंफर्मेशन दे दी है, जबकि बाकी देशों के मिनिस्टर्स और दूसरे हेड्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। इस समिट की थीम्स हैं ग्लोबल साउथ के देशों में ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, यूनिटी लाना और सेम पर्पस के लिए एक साथ काम करना। न सिर्फ ग्लोबल साउथ देशों के स्टेट लीडर्स बल्कि 120 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स, फाइनेंस, एनवायरनमेंट, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन और कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर्स का भी एक वर्चुअल समिट होगा। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। ऐसे में ग्लोबल साउथ देशों की बात को G20 के मंच के ऊपर उठाया जाए, जिसमें ऑलमोस्ट सभी ग्लोबल नॉर्थ के देश ही हैं। इसलिए भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में एक मीटिंग अलग से रखी है, जहां पर ग्लोबल साउथ के देशों के सभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब को बताएंगे कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं और वो G20 से क्या चाहते हैं, ताकि भारत ग्लोबल साउथ के देशों की बात को सुनेगा और फिर G20 के मंचों पर उनको उठाएगा भी। ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का पहला इनॉग्रल समिट है और ये अगर सफल होता है तो हम अगले साल भी इसी तरह का एक और समिट देख सकते हैं। खैर, क्या पाकिस्तान या फिर चाइना को इसमें इनवाइट किया गया है, ये तो अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन आपकी क्या राय है? अगर भारत ग्लोबल साउथ के 120 देशों के लिए इतना बड़ा और सीरियस स्टेप उठा रहा है, तो क्या पाकिस्तान और चाइना को इसमें इनवाइट करना चाहिए? क्या उनको इंक्लूड करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।